बीच में क्या हुआ था, नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे कूड़े के बलून फेंकने शुरू कर दिए थे और उसमें शायद बारूद वारूद भी था। तो इस ब्रिज पे हम चल के जा सकते हैं भाई उस तरफ। एंड वो आप सामने देख रहे हो भाई, फेंसिंग हो रखी है, उसके उधर पूरा नॉर्थ कोरिया आप समझ लो एक तरह से। हाँ देखो भाई, ये है वो ट्रेन वाला ब्रिज। इस ब्रिज में से ट्रेन क्रॉस होके आगे नॉर्थ कोरिया चली जाती थी, देख रहे हो, ये है एक्चुअल ब्रिज। तो ये देखो भाई, ब्रिज यहाँ पे आके खत्म हो जाता है एंड उस तरफ शुरू हो जाता है नॉर्थ कोरिया। तो आप खुद सोचो मैं कितना करीब हूँ भाई नॉर्थ कोरिया के। ये फेंसिंग लगी हुई है भाई, यहाँ कोई आर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप देख सकते हो, और सीधा टाप के बंदा उस तरफ जा सकता है। एंड इस ट्रेन के जो ऑपरेटर थे ना उस टाइम पे, उन्होंने ऐसा बताया कि ये ट्रेन यहाँ से नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी में गन्स वगैरह ले जा रही थी वॉर के लिए। तो उस टाइम पे इसको रोका गया था और देख सकते हो आप इस इंजन में कितने सारे छेद है भाई। तो ये है जी इनका 100 का पुराने वाला नोट, इस तरह से आप देख सकते हो। और भाई कितना बड़ा है ये, मेरे हाथ के अंदाजे से आप पता लगा लो, एक्चुअल में काफ़ी बड़ा और चौड़ा नोट है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया जाके भी आप करेंसी वहाँ से बाहर ला रहे हो तो इलीगल है वो। चलो जी चलो, चेकआउट कर दिया, गाड़ी में सामान रख लिया है, ओनर भी अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। आज हम लेने वाले हैं भाई डीएमजी का टूर पूरा का पूरा, जो कि है डीमिलिटराइज जोन। सबसे पहले तो भाई ये जो मैं डीएमजी करे जा रहा हूँ, ये है क्या चीज़, मतलब 3 दिन से लगा हुआ हूँ डीएमजी बोलने में, तो है क्या एक्चुअल में। तो देखो, साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया है ना, उसका जो बीच में लाइन डिवाइड करती है, यानी कि बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन से 2 किलोमीटर इधर, उस बॉर्डर लाइन से 2 किलोमीटर उधर, यानी कि 4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जिसकी लेंथ है अराउंड 241 किलोमीटर की। तो 241 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर की एक ऐसी लाइन जहां पर भाई दोनों ही देश की आर्मी नहीं जा सकती। अब आप सोचोगे अनमोल भाई ये क्या बात हो गई, जिस कंट्री का बॉर्डर उस कंट्री की आर्मी नहीं जा सकती वहां पे, ये क्या बात हुई। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और बॉर्डर पे इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी रह ही नहीं सकती, तो कौन रहेगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो जब से इनके बीच में ये ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ है, वैसे तो देखो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में वॉर अभी भी चल रही है, डिटेल हिस्ट्री में बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, बट इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि वॉर एक तरह से पोज हो रखी है, समझ लो आप, कभी भी शुरू हो सकती है, वो कह नहीं सकते कब होगी कब नहीं, बट अभी पोज हो रखी है। और ये पोज करवा रखी है अमेरिका, चाइना एंड यूनाइटेड नेशन। तो ये जो डीएमजी जोन है ना, डीमिलिटराइज जोन, यानी कि दोनों देशों की आर्मी यहाँ पे नहीं जा सकती। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, जो नॉर्थ कोरिया साइड है वहां पे चाइनीज एंड यूएन आर्मी है, और जो साउथ कोरिया वाली साइड का 2 किलोमीटर का डीएमजी है, यहाँ पर अमेरिका और यूएन के आर्मी है। तो ये लोग जो है वो दोनों देश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की आर्मी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। तो अभी सबसे पहले हम नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ये दोनों देश अलग हुए। तो देखो 7th सेंचुरी से लेके 1945 तक ये पूरा एक ही देश हुआ करता था, कोरिया, और ये अंदर आता था सीला डायनेस्टी के। मतलब आप देख लो कितने हजारों सालों से ये एक ही देश था, लेकिन 1945 के बाद ये 2 अलग देश में बदल गया। तो उस टाइम पे ना चाइना, जापान एंड सोवियत यूनियन यानी कि रशिया अपनी पावर्स को और अपनी लैंड को बढ़ाने के लिए ना कोरिया को अपने अंडर लेना चाहता था। मतलब ये तीनों देश ही लगे हुए थे कि किसी तरह कोरिया उनके पास आ जाए। और ये बात जैसी भाई कोरिया के लीडर्स को पता चली ना, तो उन्होंने 1882 में यूएसए के साथ ना ट्रीटी साइन कर ली अपने आप को बचाने के लिए। और उस टाइम पे ना भाई जापानीज ने तगड़ा ही आतंक मचा रखा था पूरे एशिया में। मतलब आज जो आप जापानीज लोग देखते हो वो तो बहुत शरीफ है, उस टाइम के इतने शरीफ थे नहीं। तो हुआ क्या, 1904 से 1905 के बीच में जापान ने रशिया एंड चाइना को हरा के 1910 में कोरिया पे कब्जा कर लिया। देन जापानियों का आतंक भाई बड़े सालों तक चलता रहा और उसके बाद 1945 में कोरिया की किस्मत चमकी, क्योंकि मैंने आपको हिरोशिमा वाली वीडियो में ही फुल स्टोरी बताई थी। यूएसए ने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया था, जिससे कि भाई जापान ने प्रॉपर हर तरीके से सरेंडर कर दिया एंड कोरिया भी उस टाइम पे जापानीज लोगों के कब्जे से आज़ाद हो गया। तो उसके बाद यहाँ के लोगों को लगा कि चलो अब तो सब कुछ सॉर्टेड हो गया। बट जैसी भाई जापान यहाँ से कोरिया से निकला, उसी टाइम ऊपर नॉर्थ साइड से सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने कोरिया पे कब्जा कर लिया और नीचे साउथ साइड से अमेरिका ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो जापानीज गए, उसके बाद रशियन एंड अमेरिकन आ गए। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के साथ किया ना कि जाते जाते बंटवारा करवा गए थे इंडिया पाकिस्तान का, तो उसी तरह से उन्होंने भी जाते जाते पूरे कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाला बन गया नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला बन गया साउथ कोरिया। और जो लाइन इनको डिवाइड करती थी उसका नाम हुआ 38th पैरेलल लाइन। ये एक ऐसी लाइन थी जो
कोरिया को 2 इक्वल हिस्सों में बांटती थी। और ये सब हुआ था भाई 17 अगस्त 1945 में। और बंटवारे के बाद साउथ कोरिया में अमेरिका ने सिंगमैन करके जो थे उनको अपॉइंट किया, और नॉर्थ कोरिया में रशिया ने किम इल सुंग को लीडर बनाकर दोनों देश यहाँ से अपने चले गए 1948 से 49 में। अब दोनों देशों का भाई बंटवारा तो हो गया, बट एज यूजुअल किसी एक देश को तो ऐसे खुजली मचनी थी भाई, और इस केस में वो नॉर्थ कोरिया निकली। तो नॉर्थ कोरिया ने भाई 25 जून 1950 में साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया, और इस वॉर का नाम हुआ कोरियन वॉर, जो आप सबने शायद सुना होगा कभी ना कभी। और उस टाइम पे ना भाई नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने साउथ कोरिया में 2 दिन के अंदर अंदर सियोल को कब्जे में ले लिया था, और अगले 2 महीने में बुसान तक पहुंच गए थे कब्जा करने के लिए। सोचो भाई, बुसान मतलब बिल्कुल साउथ साइड है कोरिया का, साउथ कोरिया का, तो बिल्कुल एंड तक पहुंच चुकी थी नॉर्थ कोरियन आर्मी उस टाइम पे। देन भाई एक बार फिर से अमेरिका ने जो है वो साउथ कोरिया की मदद करी और अपने सोल्जर्स को यहाँ पर भेजा, और अमेरिकन सोल्जर्स एंड साउथ कोरियन आर्मी ने मिलके नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को अपने देश से मतलब यहाँ से भगाया। और खाली भगाया ही नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया में भी कब्जा कर लिया। ऊपर जो चाइना नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है ना भाई, वहां तक घुस गए थे ये अमेरिकन और साउथ कोरियन सोल्जर। सोचो, अपने देश को तो बचाया, उनके देश को भी कब्जे में ले लिया। बट उसके बाद क्या हुआ भाई, अब अमेरिका का दुश्मन कौन? चाइना। तो भाई चाइना बीच में पड़ गया। चाइना आ गए, वहां से अपनी सोल्जर भेज दिए नॉर्थ कोरिया के साथ। उन्होंने वापस से भाई पूरे साउथ कोरिया पे अटैक करके सोल तक पे कब्जा कर लिया। तो ऐसे ही भाई चलता रहा, इधर उधर, मतलब दोनों देश बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए, बहुत ज़्यादा तबाही मची। बट एट दी एंड फिर यूएन ने इंटरफेयर करके ये पूरा भाई चीज़ रुकवाई, और DMZ जो जोन है इसकी जो है वो एक तरह से स्थापना की गई। इस एरिया में दोनों देश की आर्मी नहीं आ सकती है। तो वॉर उस टाइम पे पोस्ट तो हो गया, बट टेक्निकली ये वॉर भाई आज तक चल रहा है, ऐसा कहते हैं, ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी लेके जहाँ मतलब टिकट तो मैंने ऑनलाइन ख़रीद ली थी इस टूर की, बट अब फिजिकल टिकट वहाँ लेनी पड़ेगी, वो दिखा के ना फ़ोन में। तो ओनर हेल्प करवा रहे, कह रहे मैं चलता हूँ साथ में। उनका ठीक है जी चलिए। ये ओनर मेरे आगे आगे चल रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट ही दूर है, और 12:30 का मेरा स्लॉट है। अभी 5:10 हो रहे हैं, तो वही 12:15 तक पहुंच जाएंगे। फिर 5-10 मिनट टिकट विकेट निकालने में भी सब लगेगा, क्योंकि मैंने बताया ना गाड़ी आप एक पॉइंट तक ले जा सकते हो, उसके बाद उनकी बस में बैठ के चलना पड़ता है आपको। तो इसलिए टाइम से पहुंचूं तो ठीक है, वरना बस ही ना छूट जाए कहीं। भाई एरिया देखोगे ना बिल्कुल सुनसान है, मतलब है ही नहीं बस आवट यहाँ, क्योंकि जस्ट भाई कितना 2-3 किलोमीटर में नॉर्थ कोरिया आ जाएगा समझ लो आप। तो इसलिए बिल्कुल सुनसान है, यहाँ ज़्यादा लोग रहते ही नहीं हैं। और इस एरिया का नाम है पाजू, PAJU, मतलब ये लास्ट गांव है नॉर्थ साइड में साउथ कोरिया का। इसके बाद सीधा DMZ आता है, और फिर उसके बाद सीधा साउथ कोरिया, और सॉरी नॉर्थ कोरिया। तो भाई ये गेट पे पहुंच चुके हैं, वो जो सामने बिल्डिंग है बाय, उसके लेफ्ट साइड में टिकट दिखानी है, वहीं पार्किंग है। और ये जा नहीं रहे क्योंकि इनको भी पार्किंग पे करनी पड़ जाएगी, तो इसलिए ये यहीं से वापस लौट रहे हैं और मैं चलता हूँ। प्लस भाई DMZ में मतलब टिकट काउंटर के आगे जाना लोकल लोगों का पॉसिबल ही नहीं है साउथ कोरिया में। और जो आर्मी है दोनों देशों की वो भी नहीं आ सकती DMZ में, जब भी उसका नाम है डीमिलिटराइज जोन। तो वहाँ पे सिर्फ चाइना, अमेरिका और UN की आर्मी रहती है। चाइना और UN रहती है उस तरफ, अमेरिका और UN रहती है इस तरफ साउथ कोरिया की तरफ। मैं आपको बता चुका हूँ ये। तो इसलिए भाई चलते हैं फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं करते, कहीं बस छूट जाए अपनी। पार्किंग में लगा के पार्किंग पे करता हूँ और फिजिकल टिकट लेता हूँ। तो ये पिंक लाइन फॉलो करनी है इन्होंने कहा है। तो देखो ये मशीन लगी हुई है, 2000 वॉन यहीं पे करे और फाटक खुल गया। चलो एडवांस है मतलब यहाँ सिस्टम ना, पहले ही पे करने पड़ते हैं। चलो जी चलो, गाड़ी खड़ी कर दी है, पानी की बोतल ले लेते हैं क्योंकि 3 घंटे का टूर है। तो यहाँ पे भाई हमें अभी जो है वो पासपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना एज अ फॉरेनर ही आप जा सकते हो DMZ के टूर पे। जो साउथ कोरिया के लोकल लोग हैं वो नहीं कर सकते ये टूर, तो इसलिए पासपोर्ट लेकर आना, फिजिकल मतलब रियल पासपोर्ट, कॉपी नहीं चलेगी उसकी। पार्किंग तो भाई काफ़ी बड़ी है, देखो उधर भी ऑलमोस्ट मतलब मेरे को लग रहा है पूरे कंपाउंड में 1000 गाड़ी है, तो बहुत आराम से आ जाएगी, वो एंड तक है। और ये देखो प्रॉपर हैंडीकैप लोगों के लिए भी बना रखी है अलग से पार्किंग स्लॉट, तो मतलब सब सुविधाओं का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया अच्छे से। एंड ये जो लेफ्ट में आप बसें देख रहे हो भाई, मेरे ख्याल यही बसें हमें लेकर जाएंगी आगे टूर पे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अपना प्राइवेट व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है, आपको यहीं की बस में जाना पड़ेगा पूरा। तो वो देखो भाई सामने टिकट का काउंटर है, बट उन्होंने कहा था इस बिल्डिंग में नहीं, इस बिल्डिंग के लेफ़्ट साइड में दिखानी है। चलो पूछता हूँ, वैसे लिखा तो टिकट यहीं पे होना तो यहीं चाहिए। उधर देखो रेस्टोरेंट लाउंज वगैरह भी बना हुआ है खाने पीने का, तो है प्रॉपर जुगाड़ है, वॉशरूम वगैरह भी होंगे यहाँ पे। अच्छा ये बिल्डिंग ना गंडोला राइड के लिए है शायद से, जो नॉर्मल टिकट है वो शायद इस तरफ ही है, वो बता रहे थे ना। तो ये बना हुआ है भाई, और इधर है टिकट बूथ, पर यहाँ तो बंद कर रखा सारा, खिड़कियाँ अंदर ही होगा फिर इसका मतलब। चलो पासपोर्ट मैंने कर लिया रेडी, टिकट दिखाते हैं फ़ोन में और फिजिकल टिकट लेके टूर शुरू करेंगे। तो भाई टिकट अपने को मिल गई है और बस का सीट नंबर मिला है 44। आई होप विंडो सीट हो, लेट्स सी।
बाकी ये जो आगे आगे बस खड़ी है ये वाली, उन्होंने कहा इसी में बैठना है क्योंकि अब अगली बस यही चलेगी। 12:30 का स्लॉट है ना और 12:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। चलो जी बैठते हैं बस में, अपनी जगह लेते हैं। अभी मेरे ख्याल सब लोग तो नहीं आए और यहाँ वैसे भी सीट फिक्स्ड है, तो ऐसा कुछ धक्का मुक्की वाला सीन होगा नहीं, है ना। तो लेट्स गो भाई, बैठते हैं बस में। लास्ट में ही दी है इन्होंने, मतलब मैंने बताया ना कल मैंने बुकिंग करी तो 2 ही स्लॉट बचे थे बस, तो बिल्कुल लास्ट की सीट मिली है। ये 44 विंडो वाली है। चलो ये अच्छा है। अभी आया तो कोई भी नहीं है, खाली पड़ी है बस पूरी। और ये अपने को टिकट पड़ी थी 9200 वॉन की। अब आप इसको 16 या 17 से डिवाइड कर लेना तो इंडियन करेंसी में आ जाएगा आपका लगभग 700-800 रुपये के आसपास। भाई एक दिक्कत है हमारे वाले इस टूर में, इंग्लिश गाइड अवेलेबल नहीं है। ये देखो देयर इज़ नो इंग्लिश गाइड। तो अब वही है, मैंने जितनी रिसर्च करी है बस उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊँगा। यहाँ पे वैसे कोई नहीं है और बस चलने का टाइम 12:20 लिखा है, तो चलने वाली है। लोग भी देखो आ गए हैं, बस स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें ना 2 टूर होते हैं, एक होता है मोनोरेल के साथ, एक होता है ऑन फुट। मतलब जो इसकी 3rd टनल है ना, अभी मैं बताऊँगा क्या चीज़ है वो। उसमें या तो आप मोनोरेल के थ्रू जा सकते हो शायद, या फिर फुट पे। तो मैंने फुट वाला लिया क्योंकि मोनोरेल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। और आइटनरी ये है भाई, सबसे पहले ले जाएंगे इमजीनेक पार्क, फिर ले जाएंगे द 3rd टनल, फिर ले जाएंगे डोरा ऑब्जर्वेटरी, फिर ले जाएंगे यूनिफिकेशन विलेज, लोकल मार्केट, और वापस इमजीनान पार्क पे छोड़ देंगे। और भाई टनल के अंदर कोई भी फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो वहाँ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बट जितने भी ओपन एरियाज़ है वहाँ दिखाऊंगा ज़रूर। तो भाई अभी पहले स्पॉट पे ले आया है हमें, और चलती बस में ना फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, उन्होंने मना किया था मतलब कागज़ में। और ये बस है अपनी। भाई यहाँ पे देखो किया और ह्युंडई बसें बनाती है। ये देखो किया की बस, उधर वो ह्युंडई की बस है रेड वाली। बड़ी कंपनीज़ है यहाँ की ना। तो अभी यहाँ भाई इस जगह पे ले आए हैं, बस ये खड़ी 1606, याद रखूँगा नंबर। अब मुझे पता ही नहीं भाई कितने मिनट में वापस आना है, क्या करना है, क्योंकि ये गाइड जो है वो कोरियन गाइड है, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अब इनसे पूछता हूँ, या तो इंग्लिश आती होगी, इन्हें देखते हैं। इधर देखो वॉशरूम वगैरह बने हुए ये रहे सामने, और यहाँ पे देखो इस तरह से ये एक 3rd टनल का मोन्यूमेंट टाइप का बना हुआ है, और वहाँ पे है पीछे मोनोरेल, और इधर है वॉकिंग वाला टूर। तो मेरे ख्याल से हम तो वॉकिंग टूर में जाएंगे। तो 1950s तक जैसे कि मैंने आपको बताया DMZ जोन की जो है वो स्थापना कर दी गई थी कि वहाँ पे ना ही इनकी आर्मी जा सकती है, ना ही नॉर्थ कोरियन की आर्मी आ सकती है। बट उसके बाद क्या हुआ भाई, नॉर्थ कोरिया ने फिर से उंगली करी, और 1970s में पता चला कि नॉर्थ कोरिया नीचे भाई टनल खोद रहा था यहाँ पे घुसने के लिए। एंड वो भी भाई 1-2 टनल नहीं, पूरी 4 टनल खोदी थी उन्होंने, जिसमें से जो 3rd टनल थी ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अगर सक्सेसफुल हो जाता ना तो वहाँ के 10,000 सोल्जर्स 1 घंटे के अंदर अंदर साउथ कोरिया पहुँच सकते थे उस टनल की मदद से। सोचो भाई, ये टनल लेंथ में भाई 1635 मीटर की थी, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा की। और गहराई की बात करें ज़मीन के अंदर 73 मीटर डीप थी। अराउंड 20 से 25 फ्लोर की एक बिल्डिंग जितनी टनल इन्होंने ज़मीन के अंदर खोद दी थी, बताओ। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है DMZ, और ऊपर भाई ये देखो। तो इस तरह से यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। अभी सबसे पहले 3rd टनल का टूर होने वाला है। एंड भाई ये जैसे कि मैंने बताया टनल की जो डायमेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है और अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा अंदर, ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो जिसको भी ये सब प्रॉब्लम है, कोई प्रेग्नेंट है या हार्ट की कोई डिसीज़ है या फिर वैसे क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है, तो वो उनके लिए एडवाइजरी यही है कि वो टनल में ना जाए नीचे, और अंदर फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है। तो मैं होके आता हूँ फटाफट से और आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। तो इधर से तो हाँ मोनोरेल का सीन, और वो सामने जो है उधर की तरफ है भाई वॉकवे। मेरी टिकट में वॉकवे वाला है क्योंकि मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा कितनी देर में वापस आना है, बस कितने बजे चलेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इंग्लिश गाइड ना होने की वजह से। अब क्या कर सकते हैं भाई, जो है वैसे ही करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ भाई ट्रांसलेट करके ना बस वाले और ड्राइवर से ही पूछ लेता हूँ, खामोखा बस छूटे। अब ये तो जा रही है, कहाँ जा रही है भाई अच्छा नहीं लगा रहा होगा शायद, पूछ लेता हूँ। पूछ लिया भाई ट्रांसलेट करके। अभी 1 बजे है करेक्ट, और 1:55 पे बस चलेगी। तो यानी अपने पास 50 से 55 मिनट है टनल के अंदर नीचे जाके टनल से बाहर वापस आने के लिए। तो चलो भाई चलते हैं। इसके बाद से फ़ोटो वीडियो अंदर अलाउड नहीं होएगी। थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कोरियन वॉर का, तो ये मैं सब आपको थोड़ा बता ही दिया है। मतलब ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो भाई लंबी वीडियो हो जाएगी, तो जितना मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी वो है। टनल के बारे में थोड़ी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये बना है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ कोरियन मिलिट्री को पता चला था इस 3rd टनल के बारे में एक नॉर्थ कोरियन से ही, जो वहाँ से शायद भाग के आए थे। उनका नाम है किम बू सियोंग, देख रहे हो। तो 5 सितंबर 1974 को वो भाग के आए थे, और उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने जो है वो एक टनल मतलब पता लगी है उनको। तो फिर साउथ कोरियन आर्मी ने एक्शन लिया
और भाई यहाँ पे जो है वो टोटल कितनी टनल निकली थी वो मैंने आपको डिटेल में बताई दी है। उसमें सबसे खतरनाक 3rd टनल ली थी। तो देखो साउथ कोरियन साइड में इन्होंने 3 ब्लॉकेट यानी 3 दीवारें खड़ी कर दी थी, 1 2 3, ताकि इस टनल से कभी कोई आ ना पाए। और अब इस टनल को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना दिया गया है। तो अंदर अंदर ये सब होगा भाई, एयर सर्कुलेशन के लिए पाइप्स लगे हुए अंदर देखो। और फिर लोअर प्लेटफॉर्म है जहाँ तक मोनोरेल जाती है। तो अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत है आप मोनोरेल वाला ले सकते हो। मुझे मिली नहीं टिकट, पता नहीं भाई कहाँ से मिलती है। तो चलो चलता हूँ मैं फटाफट। देख सकते हो अंदर फ़ोटो वोटो लेना अलाउड नहीं है। तो मैं जाके एक्सपीरियंस लेके आके आपको बताऊँगा कैसा रहा। वैसे ऐसा मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना ना क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है, बट फिर भी देखेंगे अगर बिल्कुल अंदर तक जा पाऊंगा या नहीं। देखो अंदर अलाउड है वीडियो बनाना, लेकिन टनल में अलाउड नहीं है। तो इस तरह से ये भी बना हुआ है यहाँ पर। ये साउथ कोरियन आर्मी है शायद से, मतलब आर्मी रियल नहीं है, उनके स्टैचूज़ है। और इधर देखो भाई लॉकर वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ पे आप अपना सामान रख के फिर नीचे आराम से जा सकते हो, बैग वगैरह। तो यहाँ लॉकर में रखता हूँ बैग, और वहाँ से एंट्री है भाई। देखो ये वो रही सामने, वहाँ से अंदर जा सकते हैं। एंड एक सोविनियर शॉप भी है, देखता हूँ कुछ फ्रिज मैग्नेट ले लेता हूँ। देखो स्टिकर्स वगैरह और भी बहुत चीज़ें मिल रही है। बट मेरे को ना भाई वहाँ के नोट चाहिए, नॉर्थ कोरिया के। साउथ कोरियन करेंसी तो मिल ही गई है ऑब्वियसली, वहाँ के करेंसी, क्योंकि मैं पता नहीं कभी ज़िंदगी में जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा वहाँ पे। तो इसलिए सोच रहा हूँ नोट मिल जाए ना यहाँ से किसी की दुकान पे करेंसी नोट्स, तो बढ़िया हो जाएगा। लेट्स सी। बाकी तो मुझे तो भाई ये अच्छा लग रहा है। 7000 कोरियन मोन का है, यानी कि 500 रुपये का। इसमें देखो PS लिखा हुआ है साउथ कोरिया, और उधर नॉर्थ कोरिया, P से उनकी कैपिटल सिटी है। तो ये अच्छा लग रहा है DMZ कोरिया ना, ये ले लेते हैं। A few minutes later. हो भाई मज़ा सा आ गया, बड़ी सांस चढ़ रही थी। एक तो बहुत ज़्यादा ना स्टीप है नीचे टनल। तो मैं डिटेल में बताता हूँ आपको हुआ क्या क्या। सबसे पहले तो लॉकर में आपको अपनी टोपी, अपना बैग और अपने मोबाइल फ़ोन, कैमरा सब कुछ रख के जाने होते हैं। मुझे लगा था फ़ोन ले जाने देंगे, बट शूट करना अलाउड नहीं होगा। बट एक्चुअल में ले जाने भी नहीं देते भाई, सब कुछ लॉकर में रखवा दिया। देन उसके बाद एक येलो कलर की वो कंस्ट्रक्शन वाली टोपी सी होती है ना, वो दे देते हैं, मतलब हार्ड शेल वाली। क्योंकि टनल के अंदर जा रहे हो, ऑब्वियसली सेफ्टी मैटर्स भाई। कभी टनल से कोई पत्थर वत्थर गिर के कुछ हो गया, तो इसलिए प्रॉपर प्रोटेक्शन आपको देते हैं। देन भाई शुरू होती है जर्नी। लगभग आप समझ लो 30 से 35 मिनट लगते हैं बाय वॉक आपको नीचे से ऊपर आने में पूरा। तो आपको ये फिर भी 1 घंटा दे रहे हैं, तो सही रहता है। मतलब डिपेंड करता है आपके चलने के ऊपर, आप कितनी देर रुक के आओगे। ऐसा कोई नहीं है कि 30 मिनट में आना ही आना है। आप 40 मिनट भी ले सकते हो, 50 मिनट भी ले सकते हो। बट अगेन बस चली जाएगी 55 मिनट बाद, तो आपको उस हिसाब से आना है। मुझे टोटल मेरे ख्याल 40 मिनट लगे। मैं तो आराम से डिटेल देख के आ रहा था सब कुछ। और एक चीज़ की मुझे गलतफहमी हो गई थी पहले, मुझे लगा जो 3 बैरिकेड थे ना, वो साउथ कोरिया ने अपने टनल के स्टार्टिंग की साइड पे लगाए हुए हैं और फिर उसके बाद टनल शुरू करी है। बट ऐसा नहीं है भाई, यहाँ से टनल जो शुरू होती है वो आप चलते जाओ बिल्कुल एंड में जाकर, जहाँ पर DMZ जोन आ जाता है, यानी कि जो डीमिलिटराइज जोन शुरू हो जाता है, उससे पहले इन्होंने 3 बैरिकेड लगाए हैं, 3 दीवारें लगाई है। और उस तीनों दीवारों की जो फर्स्ट वॉल है ना साउथ कोरिया साइड में, वहां तक आप टनल के अंदर जा सकते हो। तो आप सोचो भाई लिटरली उस दीवार से जो DMZ का जोन है वो कितने कुछ ही कदमों की दूरी पे है, और फिर कुछ ही मीटर्स पे नॉर्थ कोरिया शुरू हो जाता है। सोचो मैं नॉर्थ कोरिया के इतने पास होके आ चुका हूँ भाई वहाँ पे, जो आज का नॉर्थ कोरिया, जो आज की DMZ लाइन है और आज का बॉर्डर लाइन है, उसके हिसाब से। पहले क्या था वॉर से पहले, वो सब भी दिखाऊंगा मैं आगे चल के आपको। तो ओवरऑल भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट मैंने नोटिस किया ज़्यादातर लोग नीचे नहीं जा रहे थे, सब लोग ऊपर ही वेट कर रहे थे, जो थोड़े साहसी थे या जवान लोग थे। नहीं ऐसी बात नहीं है, जवान थे, कई बूढ़े लोग भी नीचे जा रहे थे। बट थोड़ा चैलेंजिंग है भाई, क्योंकि इतना डीप जा रहे हो, ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, नीचे उतरोगे फिर चढ़ोगे। तो मोनोरेल ले लोगे ज़्यादा बेटर है, बट वॉकिंग में भी मैनेज कर लोगे अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी आदमी हो। मैं भी मतलब कुछ ऐसा खास हेल्दी नहीं हूँ भाई, मेरा भी पेट निकला पड़ा है, बट जा सकते हो, ऐसा जितनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ देखो लिखा है DMZ पीस टू 10 मिलियन विजिटर्स। भाई साहब बहुत लोग आते हैं, मतलब कोई साउथ कोरिया आ रहा है तो भाई ऑब्वियसली DMZ तो ज़रूर आएगा। एक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है यहाँ पे ये सब देखना, और साउथ कोरिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह भी है ये, क्योंकि बार बार यहीं से घुसपैठ होके इनके ऊपर अटैक किया गया था, और अब वो सारे अटैक रोक के सक्सेसफुली यहाँ पे पीस हो रखी है फिलहाल में। और इसके अलावा भाई बीच में एक टोल गेट भी आया था। जी हाँ भाई, पहले जो है वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बाय रोड कनेक्टेड था, तो ऑब्वियसली टोल गेट भी था, बॉर्डर चेक पॉइंट जिसे कहते हैं गाड़ियों के लिए। तो वहाँ से आप बाय रोड एंटर कर सकते थे साउथ कोरिया टू नॉर्थ कोरिया, बट अब वो भी जो है बंद कर रखा है। तो मैंने तो फ़ोटो वीडियो ली नहीं उसकी, पर ऑनलाइन मिल गई होगी तो मैंने दिखा दी होगी आपको, क्योंकि चलती बस में अलाउड नहीं था। और किसी मतलब ऐसे बॉर्डर एरिया पे मतलब
ज़बरदस्ती फ़ोटो वीडियो लेना मेरे को ठीक लगता नहीं है, चाहे वो अपना इंडिया का ही बॉर्डर हो किसी कंट्री के साथ या किसी दूसरे देश का हो। यहाँ थोड़ा भाई बैठने का बना रखा है और बेंचेस से भी लिख रखा है इन्होंने, पहला अक्षर डी, फिर एम और जी, तो DMZ या Z जो भी आप कहो। एंड इधर देखो एक भाई टैंक भी रखा हुआ इतना बड़ा सा, यहाँ लिखा नहीं हुआ कुछ भी इंग्लिश में ना, अच्छा नहीं लिखा है ये है भाई M48A3, डायमेंशन वगैरह लिखी है, बाकी ईयर 1961 से 2001 पता नहीं। 750 HP का इंजन लगा हुआ है भाई इसमें, क्रेजी। टॉप स्पीड है इसकी 48 km/h, शायद से यही लिखा हो, पता नहीं बाकी, बट भाई क्रेजी सा लग रहा है बड़ा टैंक। आके देखो कवर कर रखा है इसका वो ना, और इस तरह से भाई कितने पहिए हैं, तो ये पहिए चेन को चलाते हैं और फिर ये टैंक जो है वो किसी भी तरह के टेरेन से निकल सकता है, फंसता नहीं है, मतलब मिट्टी में या फिर बर्फ़ में। तो काफ़ी जंग वंग खा चुकी है अब तो ये चीज़ें, अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ, बट रखा है, आप यहाँ पे आके फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो। चलो जी बस चलने की तैयारी हो रही है, आगे लगा रहे हैं, अभी 4-5 लोग ही आए हैं, बाकी पता नहीं क्या इतना टाइम क्या लगा रहे हैं भाई, मुझे आए हुए 5-7 मिनट हो चुके ऑलरेडी। तो भाई 2:10 पे अब ये सेकंड स्टॉप दिया गया हमें, जहाँ पे है ऑब्जर्वेटरी। ये चीज़ आपको दिखाता हूँ, बड़ी क्रेजी चीज़ है। यहाँ से नॉर्थ कोरियन हम शहर गांव भी देख सकते हैं, दूरबीन सा लगा हुआ है, पता नहीं फ़ोन में दिखा पाऊंगा कि नहीं, पर हम देख पाएंगे। और 2:50 पे यहाँ से बस चल पड़ेगी, यानी कि 40 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो ये देखो इधर से जा रहे हैं भाई, डोरियन ऑब्जर्वेटरी नाम है, ये ऑब्जर्वेटरी लिखा हुआ है, यहाँ से नीचे जाना है। तो ये पहुँच गए भाई ऑब्जर्वेटरी, इसकी शायद छत पे जाना है। अच्छा बाकी बीच में ना कभी भी पूरा टूर बंद कर सकते हैं सेफ्टी रीजन की वजह से, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे कूड़े के बलून फेंकने शुरू कर दिए थे, और उसमें शायद बारूद भी था, तो उस टाइम पे भी बंद कर दी थी पूरी है। तो ये आ गया जी हम डोरा ऑब्जर्वेटरी में। तो देखो भाई ये 4 चीज़ें हैं टोटल, मेन रूफ टॉप ऑब्जर्वेटरी में जाना है, वहाँ से दिखेगा हमें नॉर्थ कोरिया साइड पूरा। बाकी नीचे भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऊपर तो भाई बेसिकली कहीं पे भी कुछ भी फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिखे हुए थे वहाँ पे अगर कोई भी लेगा, तो इसलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई। सो बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, उस शीशों में से आपको आंखों से नॉर्थ कोरिया दिख जाता है, छोटा छोटा दिखता है, काफ़ी दूर है क्योंकि, बट फिर जब आप रूफ टॉप पर जाते हो ना, तो रूफ टॉप पर दूरबीन लगे हुए हाई क्वालिटी वाले, उससे आप लिटरली भाई नॉर्थ कोरिया का जो सबसे पहला शहर या विलेज है ना वो देख सकते हो, जो ऐसा बोलते हैं कि वो एक प्रोपोगेंडा विलेज है, जो वहाँ पे जानबूझ के बनाया गया है ये दिखाने के लिए कि नॉर्थ कोरिया में सब बढ़िया चल रहा है। बट अंदर क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही होगा, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते होंगे नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे दिखाने के लिए बस कि साउथ कोरियन लोग अब जब आ रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो दूरबीन से देखे तो अच्छा दिखे उन्हें सब कुछ वहाँ पे। तो वो काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा विलेज है या टू सिटी है एक पूरी। और एक स्टोरी और है यहाँ की बड़ी फेमस, कि जो बॉर्डर लाइन है ना, वहाँ पे सबसे पहले साउथ कोरियन है ना अपना झंडा लगाया कुछ साल पहले, तो जितना भी वो झंडा था उनको देख में नॉर्थ कोरिया ने उनसे बड़ा झंडा लगा दिया, फिर इन्होंने बड़ा लगा दिया, फिर उन्होंने बड़ा लगा दिया, ऐसे करते करते भाई बड़ा होता गया और एंड में आके साउथ कोरिया ने हार मान ली। एंड अभी जो नॉर्थ कोरिया का झंडा है वो है भाई 160 मीटर ऊंचा और 390 किलो का। इसी वजह से मतलब वो इतना भारी है कि वो वेव करता ही नहीं है फ्लैग उनका अभी भी, क्योंकि भारी बना दिया इतना ज़्यादा। तो ये स्टोरी थी भाई वहाँ की। तो उससे दूरबीन से सब कुछ दिखता है मस्त एकदम, बट वो ये कोई भी फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते थे, वहाँ पे अलाउड नहीं था भाई। बस के यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे भी एक सोविनियर शॉप है, देखो ये रही। इनसे पूछता हूँ इनके पास है क्या नॉर्थ कोरिया की करेंसी। नहीं भाई इनके पास भी नहीं है। एक जगह है मैंने रिसर्च करी थी जहाँ पे ना आपको ट्रेन का एक इंजन दिखाएंगे डिस्ट्रॉयड हुआ, उसके पास एक दुकान है, वहाँ मिलती है करेंसी नोट। अब ये लेकर तो गई नहीं यार, वहाँ ट्रेन के इंजन के पास, हो सकता है इसके बाद ले जाया जाए, पता नहीं। तो ये रुके जी हम नेक्स्ट लोकेशन, ये खड़ी है बसेस और इसका नाम है यूनिफिकेशन लोकल मार्केट। तो ये मार्केट है अंदर सुपर मार्केट टाइप की, यहाँ से आप चीज़ें वगैरह खरीद सकते हो। और एक और टूर चलता था अभी कुछ टाइम पहले ना इस जगह का, ये जो टेंट लगे हुए हैं ना ब्लू, यहाँ पे एक्चुअल में आर्मी मतलब सोल्जर्स भी खड़े होते हैं। तो यहीं पे कुछ क्रिएटिविटी साइन हुई थी इनकी उस टाइम पे,
तो ये भी टूर आप पहले बुक कर सकते थे, बट मेरे होम स्टे के ओनर ने बताया अब ये टूर बुक नहीं कर सकते, ये क्लोज कर दिया गया है। पता नहीं क्यों क्लोज किया है, पर कर दिया है। तो ये देखो भाई, सुपर मार्केट में लेकर आए अंदर। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, आइसक्रीम वगैरह, कपड़े वगैरह तो मिल ही रहे हैं, खैर नॉर्मल है वो सब। भाई बहुत लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, देखना मसाले मसूले भी मिल रहे हैं। ये क्या चीज़ है, दाल है क्या कोई? देखो भाई ये सब यहाँ का लोकल ही है, आसपास का ना, फार्म प्रोड्यूस लिखा हुआ है ना, टोंगिल विलेज करके है कोई, वहाँ पे बनता है ये सब कुछ। तो चावल होंगे शायद से वाले, बहुत चीज़ें हैं, छोले भी है और राजमा मतलब बीन्स वगैरह भी है, काफ़ी सारे अलग अलग। भाई सब तगड़ी भीड़ लगी हुई थी, पता नहीं इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं लोग। बाकी यहाँ आसपास कुछ नहीं है, एक ये मार्केट ही थी। 20 मिनट मिले हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। ये सामने कुछ इस तरह का बना हुआ है बस बैठने के लिए। तो चलते हैं यार यहाँ से, अब बस में ही बैठ जाते हैं। और एक दो चीज़ें जो मेजर मेरे को देखनी थी ना, वो एक्चुअल में वो स्टार्टिंग वाले पार्क में ही है जहाँ पे सब टूर शुरू किया था ना, तो वो शायद वहीं पे ही पैदल घूम सकते हैं खुद ही। पता करूंगा जाके, अभी तो बैठूं। चलो भाई वापस से यहाँ पे उतार दिया बस ने। और यार 3 चीजें रह गई, एक यूनिफिकेशन ब्रिज था वो भी नहीं दिखाया, वो ट्रेन इंजन रखे हुए वो भी नहीं दिखाया, और जो 36 पैरेलल लाइन है ना जहाँ पे पहले का बॉर्डर हुआ करता था, वरना कोरियन वॉर से पहले जो एक्चुअल लाइन थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पार्टीशन वाली, वो भी ले जाते हैं इन्होंने, वो भी नहीं दिखाई। समझ नहीं आया, बात करता हूँ भाई कैसे जा सकते हैं वहाँ। भाई ये इन्फॉर्मेशन सेंटर वालों को भी नहीं पता कहाँ है वो एरिया, पता नहीं अब इनको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं तो फोटो भी दिखा दी भाई, ये ट्रेन इंजन है, कहाँ पर है बताओ, पता ही नहीं। देखता हूँ भाई, इधर उधर घूमता हूँ। ये पूरा इमजीनाक करके है जगह, पार्क। वो देखो वो लिखा हुआ है भाई, इमजीनांगाक जो भी नाम है। तो जो लोकल कोरियंस है ना, उनको वो टनल के अंदर ऑब्जर्वेटरी के वहाँ मेरे ख्याल जाना अलाउड नहीं है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, लेकिन वो इस पार्क तक आ सकते हैं घूमने। ये लिखा तो है भाई काफ़ी सारी चीज़ें। मुझे जाना फ्रीडम, हाँ ये लिखा ना, पॉन्ड ऑफ यूनिफिकेशन और फ्रीडम ब्रिज इस तरफ है। अच्छा, तो वो बस टूर में नहीं ले जाते शायद से, वो पैदल ही है। तो अभी एक आर्मी वाले थे यहाँ पे, आर्मी थे पता नहीं पुलिस थी, समझ नहीं आया मुझे। तो यहाँ से जाना है भाई अपने को। हाँ ये लिखा ना देखो, स्ट्रीम लोकोमोटिव एट जैंगडैन स्टेशन, और भी चीज़ें है, फ्रीडम ब्रिज है 95 मीटर पे। तो यही रास्ता है भाई, समझ आ गया मुझे। एक्चुअल में अगर आप सोल सिटी से एक टूर लेकर आते हो ना, मतलब उन्हीं की बस में आओगे, पूरा टूर पैकेज लोगे क्लूक से या कुछ गेट योर गाइड वेबसाइट से, तो आपको ये लोकेशन भी घुमाएंगे। लेकिन आप खुद पर्सनली यहाँ आओगे तो आपको जो बस की टिकट मिलेगी वो उन 3 जगह की मिलेगी जो मैंने आपको दिखाई। ये वाली जगह जो बची हुई है ये आपको खुद पैदल कवर करनी पड़ेगी। काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब ये पार्क ही एक्सप्लोर करता हूँ आधा 1 घंटा, और ढूंढता हूँ वो सारी जगह जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि कहाँ कहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले तो इस पार्क की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में एक रिवर है इमजिन करके, वो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ आती है, एंड उसी रिवर के आसपास ये पूरा पार्क है, इसलिए इसका पार्क का नाम भी रिवर के नाम पे ही रख दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ये मोन्यूमेंट देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे लोग आते हैं और अपने एंसेस्टर्स के लिए ना खाना रखते हैं 30 मिनट के लिए, और 30 मिनट के बाद फिर वो खा लेते हैं। तो ऐसा इनका मानना है कि यहाँ पे 30 मिनट जब वो रखते हैं तो उनके एंसेस्टर्स आते हैं, वो खाना चखते हैं और उनको ब्लेसिंग्स दे के चले जाते हैं। तो इस तरह से वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है पूरा साल में, आई गेस 1 बार। देन उसी के साथ में ये दूसरा मोन्यूमेंट है। तो एक्चुअली 1983 में ना एक टीवी शो बनाया गया था, जो भी लोग पार्टीशन के दौरान नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया कैसे बिछड़ गए थे ना, उनको मिलवाने के लिए ये शो था। और उस शो का जो टाइटल सॉन्ग है या टाइटल ट्रैक है, उसके लिरिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और वो सॉन्ग भी यहाँ बजता रहता है। अभी पता नहीं बंद हो गया, पता नहीं, पर अभी शायद होगा शुरू, तो आपको सुनाऊंगा। तो इस तरह से ये सेकंड मोन्यूमेंट है इधर पार्क में। अच्छा देखो यहाँ बटन दे रखा है अलग से, इसको प्रेस करना है तब म्यूजिक चलेगा। तो मैं कर रहा हूँ सुनना। तो यहाँ से आवाज़ आ रही है, देखो ये है सॉन्ग। तो यहाँ के लोकल लोग ये पूरा पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये देखो भाई ट्रेन की पटरियाँ भी है यहाँ पे। अभी तो ये मतलब यूज़ की नहीं है, बंद ही कर रखी है। देखो आगे तक जा रही थी वहाँ पे स्टेशन में, पर बंद कर दिया अब सारा। एंड यहाँ पर देखो ये इस तरह से 2 मोन्यूमेंट्स और बने हुए हैं। तो इनको बोलते हैं स्टैचू ऑफ पीस, इस तरह से। देन आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा और, अब दिखेंगे वो ट्रेन के इंजन और वो जो दुकान में आपको बता रहा था ना जहाँ पे मिलती है भाई करेंसी। एंड ये देखो भाई यहाँ पे आपको फौजी भी देखने को मिलेंगे काफ़ी। और ये है भाई ब्रिज। तो एक्चुअल में 1953 में जब वो वॉर का एग्रीमेंट हुआ था ना कि स्टॉप कर रहे हैं वॉर,
तो उस टाइम पे अराउंड 12,773 प्रिजनर्स जो है वो एक्सचेंज किए गए थे अपनी अपनी कंट्रीज़ में वापस। तो उस वक्त 2 रेल रोड ब्रिजेस बनाए गए थे जो बाद में भाई एक्सप्लोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो फिर उसके बाद इस वाले ब्रिज को बनाया गया टेम्परेरी स्ट्रक्चर, ताकि लोग जो है वो मतलब एक्सचेंज कर सके, सोल्जर जो भी वहाँ पे वॉर में एक तरह से कैदी थे। तो ये ब्रिज है 83 मीटर लॉन्ग और 4.5 मीटर वाइड है और 8 मीटर हाइट है। इसके नीचे रिवर्स है। तो ये देखो भाई इस तरह का ब्रिज है। बीच बीच में ये बंद कर देते हैं ये अलग अलग रीजन्स की वजह से, बट अभी ये खुला हुआ है। तो इस ब्रिज पे हम चल के जा सकते हैं भाई उस तरफ। एंड वो आप सामने देख रहे हो भाई फेंसिंग हो रखी है, उसके उधर पूरा नॉर्थ कोरिया आप समझ लो एक तरह से। और ये ब्रिज रियल नहीं है, ये एक तरह से कहीं और ब्रिज था, उसको क्रॉस करते ही आप कुछ ही मीटर्स में नॉर्थ कोरिया एंटर कर जाते हो। बट ये उसके बाद ऐसे बनाया गया। अब ये पता नहीं एक्चुअल में यूज़ करते थे ब्रिज या सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं लग रहा है रियल ब्रिज में ये लोग जाने देंगे कभी भी, क्योंकि ब्रिज क्रॉस करते ही तो नॉर्थ कोरिया आ जाएगा सीधा। हाँ देखो भाई ये है वो ट्रेन वाला ब्रिज। इस ब्रिज में से ट्रेन क्रॉस होके आगे नॉर्थ कोरिया चली जाती थी। देख रहे हो ये है एक्चुअल ब्रिज। तो ये तो पूरा बंद ही कर रखा है। और एक उधर भी है ब्रिज, ये रहा। तो 2 ब्रिज बताए थे ना मैंने। तो ये लकड़ी का ब्रिज तो बस यहीं तक जा रहा है, आगे देखो बंद है, क्योंकि उस तरफ फिर नॉर्थ कोरिया आ जाता है शायद। तो ये देखो भाई ब्रिज यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है एंड उस तरफ शुरू हो जाता है नॉर्थ कोरिया। तो अब आप खुद सोचो मैं कितना करीब हूँ भाई नॉर्थ कोरिया के। ये फेंसिंग लगी हुई है भाई, यहाँ कोई आर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप देख सकते हो। और सीधा टाप के बंदा उस तरफ जा सकता है। बट इतना ईजी नहीं है भाई, क्योंकि इसके बाद DMZ जोन शुरू होता है, जैसे कि मैंने बताया 4 किलोमीटर का। देन एक्चुअल में आके नॉर्थ कोरिया शुरू होता है। तो DMZ जोन के आसपास आप मतलब भटक भी नहीं सकते। UN की आर्मी, चाइनीज़ आर्मी, अमेरिकन आर्मी सब है, समझ रहे हो। फिर किसी तरह आपने DMZ भी क्रॉस कर लिया तो फिर वहाँ पे आपको किम जोंग उन भाई साहब मिल जाएंगे और वो अच्छे से आपकी खातिरदारी कर देंगे वहाँ। तो ये देखो पता नहीं लोगों ने रिबन से बांध रखे हैं, यहाँ पे चीज़ें लिख रखी है क्या क्या है। तो चलो ये ब्रिज था भाई। ब्रिज आज किस्मत अच्छी थी खुला हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना कई चीज़ें ऐसी है जो आपको शायद टूर में ना खुली मिले। कभी ऑब्जर्वेटरी बंद हो जाती है, कभी कुछ सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से कुछ भी नहीं चलता टूर। तो ये सब डिपेंड करता है। मेरी किस्मत आज अच्छी थी कि सब कुछ खुला था। अब वो अलग बात है कि अब ये फ़ोटो वीडियो नहीं लेने देते यहाँ पे, तो आपको ढंग से नहीं दिखा पाया, पर मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया। तो पैदल के रास्ते ऐसे ही ब्रिज में से जो है वो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरियन सोल्जर्स को वापस लाया गया था वॉर के बाद। खैर वॉर अभी भी चल रहा है टेक्निकली देखा जाए तो, बट वैसे एंड हो चुका है एक तरह से। अभी लड़ाई वड़ाई हो नहीं रही करंट में, पर ऑन पेपर देखोगे तो अभी भी चल ही रहा है। देन ये आगे भाई हम ट्रेन का जो इंजन है ना उस टाइम का, वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो। और ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड इंजन है, क्योंकि इसमें बुलेट के भी छेद दिखेंगे आपको काफ़ी सारे। एंड ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया था, तो ये पानी में गिर गया था इंजन। देखो ये लिखा है ना कि DMZ में ही रह गया जब से ये डीरेल हुआ, यानी पटरी से उतर गया था बॉम्बिंग की वजह से ड्यूरिंग कोरियन वॉर। एंड इस ट्रेन के जो ऑपरेटर थे ना उस टाइम पे, उन्होंने ऐसा बताया कि ये ट्रेन यहाँ से नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी में गन्स वगैरह ले जा रही थी वॉर के लिए। तो उस टाइम पे इसको रोका गया था। और देख सकते हो आप इस इंजन में कितने सारे छेद है भाई। ये सारे छेद बुलेट के हैं आसपास पूरे। और वैसे भी इंजन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखो भाई इस तरह का, सोचो 1950s के ज़माने का ये स्टीम इंजन है जो नॉर्थ कोरिया आर्म्स एंड एम्यूनेशन ले जाया करता था। ये देख रहे हो ये सारी बुलेट की मतलब छेद है। गोलियां चलाई गई थी इस टैंक पे, टैंक कह रहा हूँ सॉरी, इंजन पे गोलियां चलाई गई थी भाई इस इंजन पे। और ये हालत हो गई इसकी। इधर भी आप देखोगे भाई पूरा बॉर्डर एरिया है, यहाँ जा नहीं सकते हैं, बंद है आगे। तो चलो निकलते हैं भाई। मतलब आप पूरा फील लेनी है तो ये समझ सकते हो कि जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंशन्स होती है ना, या फिर जो हम लोगों को वहाँ जाके ऐसे अलग सा ही एक फीलिंग आती है कि हाँ हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक टाइम पे पूरा इंडिया ही हुआ करता था, ये ऐसी ही साउथ कोरियन लोगों के लिए ये सब है। क्योंकि एक टाइम पे भाई पूरा ये कोरिया ही हुआ करता था, फिर बंटवारा हो गया इनका और अलग अलग 2 देश बट गए। हालांकि साउथ कोरिया में तो काफ़ी फ्रीडम है इस चीज़ को लेके कि आप आ सकते हो, देख सकते हो। पर नॉर्थ कोरिया में तो भाई बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। कई अपने इंडियन यूट्यूबर्स ऑलरेडी जा चुके हैं, आप उनकी वीडियो चेकआउट करना वहाँ की, बड़े बुरे हाल है भाई वहाँ पे तो, प्रॉपर डिक्टेटरशिप। ये है भाई बीट 131 अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया था उस टाइम पे। ये देख सकते हो आप, बंद है ये तो मेरे ख्याल, बंद कर रखा है ये, मतलब ज़मीन के अंदर बंकर है उस टाइम पे ये पूरा का पूरा ना, नीचे बना हुआ। एंड ये है भाई वो सोविनियर शॉप, यहाँ पे मैंने सुना है कि करेंसी मिलती है, तो इनसे पूछते हैं भाई। इस तरह की बनी हुई है, कितने की है, क्या नोट है। एक्सक्यूज मी, हेलो, दीज ऑल आर ओरिजिनल नोट्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया राइट? तो भाई ये नोट मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर, ये है नॉर्थ कोरिया की करेंसी। वहाँ पे ऐसे नोट चलते हैं और ये 1 लाख रुपए के। दिस ऑल आर फॉर 1 लाख 100 के, दिस ऑल? हाँ ओके।
तो सारे 1 लाख वोन के मिल रहे हैं, यानी कि इंडिया के हो गए 7-8 हज़ार रुपये। बहुत महंगा है भाई। मैं तो कोई सिंगल ले लेता हूँ ये वाला। जैसे वहाँ का 200 का नोट मिल रहा है 10,000 का, यानी इंडिया के 700-800 रुपये। तो ये ले सकता हूँ, ये ले लेते हैं ना, सही है, क्योंकि आपको ये किसी भी देश में नहीं मिलेगी करेंसी। इवन नॉर्थ कोरिया भी अगर आप जाते हो ना, तो वहाँ से करेंसी लाना लीगल नहीं है एक तरह से, बट स्टिल आपको मिल रही है तो बढ़िया है। यहीं से ले लेता हूँ मैं। कौन सा जाऊँगा, या जाऊँगा अभी तो पता नहीं ला पाऊँ या ना ला पाऊँ। ये 2000 का नोट जो 15,000 वोन का है, अपने इंडिया के 1000 रुपये हो गए। ये ले लेते हैं। दिस इज़ न्यू करेंसी और ओल्ड करेंसी? एंड डू यू हैव ओल्ड ऑल्सो? ये न्यू करेंसी है भाई वहाँ की, और ओल्ड भी बिकती है शायद, पता नहीं इनके पास है या नहीं है। तो सबसे सस्ता तो 10,000 वोन का ही मिल रहा है। ये ले लेता हूँ। या दिस वन। डू यू टेक कार्ड ऑल्सो? डू यू हैव ओल्ड करेंसी ऑल्सो? दिस इज़ ओल्ड। सो ये भाई ओल्ड करेंसी है उस टाइम की, 100 का नोट वहाँ का। ये 12,000 का है। ले लूँगा, ये भी मन कर रहा है, ले लेते हैं। दिस वन ऑल्सो। तो अपने पास न्यू और ओल्ड दोनों आ गई। तो अराउंड 1600 रुपये इंडियन करेंसी में मैंने नॉर्थ कोरिया के 2 नोट लिए है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मैं कलेक्शन करता हूँ भाई करेंसी का, जिस भी देश का। थैंक यू। बाकी देखो और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, पाउचेज़ वगैरह मिल रहे हैं, और स्टिकर्स मिल रहे हैं, फ्रिज मैग्नेट्स मिल रहे हैं। मैग्नेट ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ तो अब ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो आके ले सकते हो। देखो मैग्नेट्स कितने सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। तो मैंने DMZ का ऑलरेडी ले लिया, तो ज़रूरत है नहीं अपने को। हुडीज़ वगैरह भी मिल रही है वो रही। देखो अगर आपको करेंसी नोट चाहिए तो भाई ये पार्क के अंदर जो इंजन है वहाँ पर आ जाना, वहाँ मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में भाई रियल ट्रेन की पटरी है, जो ब्रिज से होते हुए नॉर्थ कोरिया जाती थी साउथ कोरिया से। देख लो भाई, इन्हीं पटरियों पर ट्रेन चला करती थी पहले, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। तो अगर आप खाली ये पार्क घूमना चाहते हो ना, इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी गाड़ी से आओ या मेट्रो से आओ, जो भी है, बस पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा गाड़ी से आ रहे हो तो। उसके अलावा फ्री है, अपना घूमो इधर उधर, सोविनियर खरीदो। बट अगर आप वो टनल भी देखना चाहते हो, फिर आप ऑब्जर्वेटरी भी जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वो टिकट खरीदनी पड़ेगी इंडिया के, जो कि 600-700 रुपये की पड़ती है। तो सही है मेरे हिसाब से। आ रहे हो तो दोनों कर लेना, क्या ही फ़र्क पड़ेगा भाई 600-700 रुपये में। जहाँ इतने लाख खर्च के कोरिया आ रहे हो तो DMZ का टूर तो लेना ही लेना 100%। एक अलग टाइप के गूज़बम्प्स टाइप समझ रहे हो, फीलिंग आ जाती है यहाँ के। हालांकि हम तो इंडियन है, हमें क्या मतलब है, बट फिर भी आ जाती है। सोचो जो कोरियंस होंगे उनके लिए कितना स्पेशल मोमेंट होगा ये सब देखना। तो ओवरऑल काफ़ी है, अच्छा है। पार्किंग फैसिलिटी भी अच्छी है, बहुत सारी गाड़ी एक बार में लग जाती है। और सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे, नॉर्थ कोरिया की करेंसी मिल गई भाई, रियल करेंसी, फेक नहीं है, ये असली नोट है, वो भी कर आते हुए। सोचो वैसे तो नॉर्थ कोरिया जाके भी आप करेंसी वहाँ से बाहर ला रहे हो तो इलीगल है वो, बट इनके पास पता नहीं कहाँ से आ रही है करेंसी। खैर हमें क्या लेना, हमें तो मिल गई। ये देखो भाई, यहाँ पे ये इस तरह का पोल लगा रखा है, जिसमें हर कंट्री तो नहीं, कुछ कंट्रीज़ का लिखा है कि कौन सी कंट्री कितने किलोमीटर है और किस तरफ है। जैसे कि टर्की इस तरफ है 7,725 किलोमीटर दूर, न्यूजीलैंड है 10,000 किलोमीटर, इंडिया नहीं लिखा गया। फिर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है 12,400। सबसे दूर तो अभी तक यही दिखा है मुझे। ढूंढते हैं भाई, इंडिया भी होना चाहिए यार, इतना बड़ा देश है हमारा, है ऐसे कैसे नहीं दिखाएंगे ये लोग। पता नहीं मेरी नज़रें धोखा खा रही है, मुझे दिख ही नहीं रहा सही में। पर सबसे दूर अभी तक मेरे को साउथ अफ्रीका ही दिखा है 12,430, बाकी सब उससे पास ही है, पर इंडिया नहीं दिखा यार, बड़ी गलत बात है। एंड पार्क में ना देखो जगह जगह पे बैठने के भी बने हुए बेंचेस वगैरह, आप यहाँ आराम से बैठ भी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। और इधर भी पार्किंग है, उधर भी पार्किंग है। अच्छा, एक ट्रेन स्टेशन मतलब इंजन और रखा है वो रहा सामने, वो थोड़ा नया इंजन है, वो भी दिखाता हूँ चल के। आप एक देखो इस तरह की भी ट्रेन चलती है यहाँ पे, इसकी भी आप टिकट खरीद के ऐसे पार्क का चक्कर पूरा लगा सकते हो। इसमें भी देखो अलग अलग झंडे लगे हुए हैं। हमारा इंडिया का ही नहीं लगा रखा इन्होंने, गलत बात है। तो कितने सारे देशों के है, इंडिया का ही नहीं है। तो ये तो टॉय ट्रेन टाइप की हो गई, जो चलती भी है अभी, मतलब अंदर पार्क में आपको घुमाएगी, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। वो काउंटर बना हुआ कि मेरे ख्याल 32 या 33 हज़ार की है, इंडिया के 2,000 रुपये हो गए शायद। तो इस तरह की देखो ट्रेन, और इसी के जस्ट सामने रखा हुआ है एक थोड़ा काइंड ऑफ अच्छे कंडीशन में इंजन। ओ यहाँ भी मिलता है नॉर्थ कोरिया का, देखो मनी पोस्ट स्टैम्प वगैरह, यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो देखो भाई इस तरह का इंजन है, इसमें लिखा है डू नॉट क्लाइंब, चढ़े ना। सही है भाई, लिखना भी चाहिए, लोगों का भरोसा नहीं, यहाँ चढ़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर तो कितना ह्यूज है भाई, हाइट ही इतनी ऊंची है। और यही आप यहाँ की बुलेट ट्रेन, जापानीज़ बुलेट ट्रेन देखो, उनके इंजन कितने हैं ऐसे। अच्छा पर हाँ ये भी है, वो थोड़ा सा नीचे से चलते हैं तो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमें कम लगते हैं, बट वैसे इस तरह का है ये सीन। ओवरऑल अच्छा है काफ़ी यार। तो बस भाई ये लास्ट यहाँ की चीज़ थी देखने वाली, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। चलते अपना पार्किंग में और देखता हूँ कि बुसान जा सकता हूँ आज या फिर अपना सोल जाऊँगा। अराउंड 12:30 टूर शुरू किया था, 4 बज गए हैं शाम के। बस ने 3:30 उतार दिया था मुझे, और आधा घंटा मेरे को ये पार्क घूमने में लग गया।
तो 4 घंटे मान के चलो आप, 3.5-4 घंटे में एक्सप्लोर कर लोगे पूरा। बाकी लेट्स गो। अब देखो यहाँ भी आपको आर्मी सोल्जर्स मिलते रहेंगे। तो ये जो पार्क है ना, ये एक्चुअल में DMZ के अंदर नहीं आता, DMZ से पहले है, तो इसलिए यहाँ पे इतने सोल्जर्स वगैरह हैं। लेकिन एक बार आप DMZ एंटर कर जाओगे तो वहाँ आपको सिर्फ अमेरिकन और UN नेशन के ही सोल्जर्स दिखाई देंगे। ये आ गया हूँ मैं पार्क में। अच्छा, वहाँ पे देखो भाई मेला टाइप भी लगा हुआ है, झूले वूले, तो आप बच्चों के साथ वहाँ भी जा सकते हो। गाड़ी में बैठ के आपको अच्छे से नोट भी दिखाऊंगा। अभी तो मैंने जितने भी देश गया हूँ अराउंड 60 के आसपास, सबकी करेंसी संभाल के रखी हुई है। 1-1, 2-2, 3-3 नोट मैं ले आता हूँ बचा के, और वो अभी मैंने एक ही पाउच में स्टोर करके रखे हैं। पर बहुत जल्दी मैंने एक मनी बुक बनाऊँगा, मतलब एक ऐसी स्क्रैप बुक टाइप की, उसमें हर देश की करेंसी रखूँगा और उस पर लिखूँगा भी किस किस देश के क्या है। तो वो बढ़िया बन जाएगा सीन। वो मैं करूँगा जब मेरी 100 कंट्रीज़ पूरी हो जाएगी तब। अभी 60 कंट्रीज़ में भी वैसे तो बहुत नोट हो जाते हैं, सिक्के भी है प्लस, पर 100 होने के बाद फिर आके आराम से तसल्ली से बैठूँगा, क्योंकि 5-6 दिन लग जाएंगे मुझे सॉर्ट आउट करने में ना सारे नोट, किस किस देश के क्या क्या है, और फिर उस हिसाब से मार्किंग करना। ये आ गई भाई अपनी गाड़ी खड़ी 1237। तो ये है जी इनका 100 का पुराने वाला नोट, इस तरह से आप देख सकते हो। और भाई कितना बड़ा है ये, मेरे हाथ के अंदाजे से आप पता लगा लो। एक्चुअल में काफ़ी बड़ा और चौड़ा नोट है, कर आता हुआ बिल्कुल ब्रांड न्यू, और इस तरह से पीछे से दिखता है भाई। सब कोरियन में लिखा, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा क्या क्या है। और ये किन भाई साहब की फ़ोटो है वो भी आप कमेंट्स में बताना। एंड ये है भाई यहाँ का न्यू नोट, काफ़ी कंपैरिजन में देखोगे बहुत छोटा है, जबकि 100 का इतना बड़ा था। और ये 2000 का है, देखो चौड़ाई में भी कम है, लंबाई में भी कम है, और इस तरह से है। और इसमें किसी भाई साहब की फ़ोटो नहीं बनी हुई है ना, बस खाली लिखा हुआ है चीज़ें, और सब कुछ कोरियन में, इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक वर्ड भी, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक में है बस। तो इस तरह से है भाई नया नोट, और वो है पुराना नोट। तो भाई मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि यहाँ से मैं सोल जा रहा हूँ। जो मैंने पहले अपार्टमेंट बुक कर रखा था वही बुक कर दिया है, वहीं पे कुकिंग वुकिंग भी कर लूँगा अपना, और कल फिर वहाँ से डायरेक्ट निकल जाऊँगा आगे बुसान के लिए। तो चलते हैं, बुकिंग हो चुकी है। 1.25 घंटे का रास्ता है यहाँ से, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा लगेगा, आप समझ लो। मुझे ना भाई अभी तक समझ नहीं आया, एक तो इन हाईवे एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट 100 की है, ठीक है ना, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो रखा होता है, ना ही कोई ऐसे कट है जिसकी वजह से ट्रैफिक लगे, पता नहीं फिर भी क्यों भाई भीड़ लगी रहती है। देखना कितनी गाड़ियाँ है यहाँ पे। अब ये तो चलो टनल आई है, टनल से पहले भी यही हाल थे भाई। 100 की स्पीड है, चल क्यों रहे हो तुम 40 पे, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। और कहीं भी एक्सीडेंट नहीं दिखेगा मुझे दूर दूर तक कि एक्सीडेंट की वजह से जाम लगा हुआ हो। पता नहीं चल रहा क्या रीज़न है इसके पीछे। लो जी लो, पहुंच गया हूँ वापस से सोल सिटी के पास, जो गुरी एरिया ना, GURI, जहाँ पे मैंने पहले अपार्टमेंट लिया था, वही सेम बिल्डिंग में मैंने वापस से ले लिया, क्योंकि अच्छा था यार। हालांकि है वो 5000 समथिंग रुपये का, बट वैसे देखोगे फैसिलिटीज़ वाइज अच्छा है, पार्किंग फ्री है, किचन भी इंक्लूडेड है, तो खाने के पैसे बच जाएंगे आज, तो बढ़िया है। मैंने कहा यही बुक कर देते हैं। ये देखो मस्त, इनकी बेसमेंट में ही मैकेनिकल पार्किंग है, अपना आराम से पार्किंग करके ऊपर अपार्टमेंट में चले जाओ। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले सामान सुमून रख के आऊँगा पार्किंग के बाद, फिर वापस आऊँगा। पानी की बोतल वगैरह 2-4 चीज़ें लेनी है बाहर सुपर मार्केट से मुझे। चलो जी पार्किंग लगा दी है, चलते हैं ऊपर फटाफट। लो जी लो, आ गया हूँ। एंट्री पे शीशा, एक छोटा रूम, बाथरूम और ये बेडरूम दिखा चुका हूँ वैसे तो मैं पूरा टूर। इधर किचन बनी हुई है, बर्तन वर्तन सारे बढ़िया। एक्चुअल में ये होटल ही है, एयरबीएनबी वाला होटल। इसी फ्लोर पे अराउंड 15-20 रूम होंगे ऐसी सेम स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो ओवरऑल अच्छी जगह है। 5-5.5 हज़ार रुपये का पड़ता है पर नाइट के लिए। चलो जी, बाकी कुछ कुकिंग वुकिंग करता हूँ और खाना खाता हूँ। इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।